को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके सामने जो शख्स मौजूद है उनकी एक बहुत दर्द भरी संघर्ष भरी कहानी रही है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप इस क्लास को ओपन कर लिए हो तो पूरा देख कर जाना। वास्तव में ये जो क्लास है वो आपको मन में, दिल में पढ़ने की एक अलग जगह देगी। गुरुदेव की मैं आपको जानकारी दूं, गुरुदेव की एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप भी दिन रात मेहनत करने लगोगे। ये रियल बात, आप सुनोगे, 10 मिनट सुनना, आपको पता लग जाएगा। जीत जाएंगे हम, बिल्कुल जीत कर दिखाएंगे। गोविंद सर की कहानी जो सफलता की है वो आज का टॉपिक रहेगा अपना। सिलेक्टेड रेलवे ग्रुप डी, वर्तमान के अंदर गुरुजी रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्टेड है और मान के चलना कि जून के महीने में गुरुजी के एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग भी मिल जाएगी। और अभी अगर आपको कोई भी पर्सन है गुरुजी से मिलने के लिए, अगर कोई चाहता है कि गुरुजी से मिले, कुछ जाने अनुभव, तो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मेन बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, बैक साइड में है। तो वहाँ पर गुरुजी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको मिल जाएंगे। तो जिसको भी मिलना हो वो साथी मिल सकता है। तो गोविंद सर की कहानी बिल्कुल सुनिएगा, एक बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं तो बहुत मोटिवेट होता हूँ गुरुजी की जब ये कहानी सुनता हूँ। तो मैं इतना मोटिवेट हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। गुरुदेव नमस्कार आप सभी को। आगे गुरुदेव क्या कि पहली बार आए हैं, कैमरे के आगे थोड़ा नर्वस हैं, तो बाकी A1 है। ये लो गुरुदेव। थैंक यू सर। कैसे हैं आप सब? देखो, जो सभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। कभी आप समस्याओं के सामने हार भी जाएंगे, गिव अप करने की भी सोचेंगे। लेकिन जब भी आप गिव अप करने का सोचें तो सबसे पहले सोच लेना कि शुरू ही क्यों किया था। इस चीज़ को सोचकर वापस अपने हथियारों को और मजबूती से उठाना और वापस अपने काम पर लग जाना। ईश्वर आपको सफलता ज़रूर देगा। हमारी संघर्ष की कहानी को ईश्वर ने पार निकाला है, तो आप सभी की भी कहानी इसी तरह से इसी मंच पर आकर किसी और को सुनाई जाएगी और वो सभी को क्या करेगी, सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मेरे मुझसे पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनको मैं बहुत बार कहा करता था कि टूटे बहुत हैं लेकिन हारे नहीं हैं। दुनिया को ये साबित करना है हम बेचारे नहीं हैं। वाह गुरुदेव वाह। तो देखो, मैंने अपनी हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और हमेशा ही माहौल ऐसा रहा कि जो सुविधाएं थी वो बहुत कम थी। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि आज ईश्वर ने मुझे एक सफलता के एक मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर दिया है। लेकिन हाँ, संघर्ष बहुत किया इस लाइफ के अंदर, बहुत बार हारे थे। मैंने अपनी लाइफ की जो तैयारी थी वो शुरू की थी लगभग 2010-11 के अंदर। जब मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया था तो 2011 के अंदर मैंने बैंकिंग को चुना कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूँगा। और 2011 के अंदर मैंने, तब इंडिविजुअल एग्ज़ाम हुआ करते थे, तब मैंने अपना पहला पेपर निकाला था PNB बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, जो मैंने हरियाणा से अप्लाई किया था और उस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर कर दिया। प्री हुआ, मेन हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू के अंदर उसके बाद जब फाइनल मेरिट आई तो फाइनल मेरिट के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, आगे बढ़ने की। उसके बाद 2011 के अंदर वापस शुरू कर दिया गया। सभी बैंकों ने अपने अलग अलग एग्ज़ाम न लेकर एक संस्था को एग्ज़ाम करवाने के लिए हायर किया था जिसका नाम था IBPS। 2011 में जो IBPS का एग्ज़ाम हुआ वो मैंने क्लियर किया। एक बैंक के इंटरव्यू की कॉल आई लेकिन मैं उसमें भी बाहर रहा। उसके बाद 2012 के अंदर मैंने फिर IBPS का एग्ज़ाम दिया और ये जो पंजाब नेशनल बैंक का एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरा इंटरव्यू हरियाणा के अंदर हुआ, हरियाणा स्टेट से था और चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। इसके बाद 2012 के अंदर मैंने इस बार पंजाब से फॉर्म डाला और 2012 के अंदर भी प्री पास करके, मेन पास करके मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। और हालांकि यहाँ पर जब इंटरव्यू हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ था।
ठीक है, जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल था, हालांकि उन्होंने मुझे बुलाकर, मैं गेट तक पहुंचा, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सर आपके मार्क्स कितने हैं, तो मैंने उनको अपने मार्क्स बताए। उनमें से जो मेन हेड थे उन्होंने मुझे कहा था कि ईश्वर पर भरोसा रखो, आपका हो जाएगा। लेकिन फाइनल मेरिट जब आई तो मेरा सिलेक्शन इसमें भी नहीं हुआ, फाइनल मेरिट के अंदर मैं इसमें भी रह गया। उसके बाद 2014 के अंदर मैंने IBPS फिर क्लियर किया और इस बार मैंने इसको किया था राजस्थान से, और मेरा इंटरव्यू इस बार हुआ जयपुर के अंदर। मार्क्स भी अच्छे थे और इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था उस समय, और इसके अंदर मैं फाइनल मेरिट के अंदर मात्र 1 नंबर से मैं इसमें रह गया। मात्र 1 नंबर, जो अगर काउंट करें तो उस एग्ज़ाम के परसेंटेज के अंदर काउंट किया जाए तो 0.40 से मैं उसमें रहा, और उसके बाद एक तरह से मैं टूट सा गया कि सफलता मुझे नहीं मिल रही है। अचानक क्या हुआ कि उस समय जब मैं निराश होकर घर बैठा हुआ था, मैंने तैयारी वगैरह सब छोड़ने का ठान लिया था कि नहीं होता, शायद ईश्वर ने जो मेरे किस्मत में लिखी नहीं है और वो मुझे नहीं मिलेगी शायद। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जब मैं इस चीज़ के पश्चाताप में बैठा हुआ था, अचानक मेरे पास एक मैसेज आया कि 7 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। मेरे पास ये मोबाइल के अंदर मैसेज आया, और ये वो एग्ज़ाम था जो आज से 2 साल पहले, 2014 से 1.5-2 साल पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था हिमाचल पोस्ट ऑफिस का, और उस समय वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसका री एग्ज़ाम था, और 7 दिन बाद उन्होंने मुझे वापस एग्ज़ाम के लिए बुलाया शिमला। 7 दिन के अंदर अपने आप को खुद मैंने हौसला दिया, 7 दिन के अंदर मैंने फिर किताबें उठाई और मैंने क्या कर दिया, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। हिमाचल पोस्ट ऑफिस का ये एग्ज़ाम था, इसको मैंने क्लियर कर दिया। रैंक भी अच्छी थी, हिमाचल के अंदर मेरी जो थी 34वीं रैंक थी, और लग रहा था कि क्या हो जाएगा, चलो ईश्वर ने यहाँ नहीं सुनी, शायद एक रास्ता और खोल दिया है। इसी के साथ इसी समय क्या किया, जब तक इसका प्रोसीजर चल रहा था, इसी के साथ 2014 के RRB के एग्ज़ाम हुए, जो राजस्थान रूरल बैंक जो होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, हाँ रीजनल रूरल बैंक जिनको बोला जाता है, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनका क्या हुआ एग्ज़ाम था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इसका क्लर्क का मैंने इसका क्लर्क और PO दोनों एग्ज़ाम पास कर दिए। अब मेरे पास ये था कि चलो ठीक है, या तो मैं इस एग्ज़ाम के दुख को लेकर बैठा रहूं, या मैं क्या करूं, इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूं, क्योंकि मेरे पास 3 रास्ते थे। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देकर मैं आया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया। उसके बाद इसकी टाइपिंग हुई, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर ईश्वर अपनी सुन लेगा, लेकिन मेरे लिए फिर दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसकी भर्ती को रद्द कर दिया गया और मैं यहाँ रुक गया। इसके बाद मैं क्लर्क का इंटरव्यू देकर आया। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि आप सही भी होते हैं, लेकिन आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं। मैं बता देता हूँ कि मेरे फादर साहब रेडी लगाया करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो रेडी लगाया करते थे तो हाँ, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आपके फादर साहब क्या करते हैं। तो मैंने उनको कहा, सर मेरे फादर साहब सर्दियों में मूंगफली की रेडी लगाते हैं और गर्मी में हम आइसक्रीम वगैरह की रेडी लगाया करते हैं। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर मूंगफली क्या रेट आती है। तो मैंने उनको बताया सर 55 रुपये आती है। और उन्होंने कहा बिकती क्या रेट है। तो मैंने उनका सर 100 रुपये बिकती है। तो उन्होंने मुझसे, पैनल ने सामने से क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर आप ये बताइए 55 रुपये जब आती है तो एक जो ग्राहक है वो आपसे 100 रुपये में ना खरीद कर उस दुकान वाले से 80 रुपये में खरीद लेगा, तो आपके पास ग्राहक क्यों आएगा। हालांकि उनका प्रश्न भी जायज़ था, लेकिन जब तक मैं उनको ये समझा पाता कि जो रेडी लगाने वाले होते हैं उनके पास किलो 2 किलो का ग्राहक कभी नहीं आया करता। आप मेरे जैसे जब शाम को घूमने निकला करते हैं तो वो क्या करते हैं, अब 10 रुपये की मूंगफली ले लिया करते हैं, 2 दोस्त होते हैं, 10 रुपये की मूंगफली ली और वो दोनों खाते हुए आगे बढ़ जाया करते हैं। तो 10-10 के हिसाब से जब हम उसको बेचेंगे तो वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात को इसको नहीं सुना और उन्होंने मुझे लास्ट में जाते वक्त क्लियर कह दिया कि सर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ इंटरव्यू के अंदर तो अपने बारे में सत्य बताएं, अपने बारे में ऐसी चीज़ें ना बताएं जिससे सामने वालों को लगे कि आप उसको गुमराह कर रहे हो। और उन्होंने मुझे क्या कर दिया, हालांकि फेल नहीं किया, मात्र मुझे उसके अंदर 45 नंबर दिए। और एक तरह से ये रिजेक्शन ही मान लीजिए, 40 से नीचे वाला फेल होता है, लेकिन 45 नंबर को जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 20 मार्क्स के अंदर उसके बैंकिंग के नियम के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और उससे अगले ही वीक हुआ मेरा पीओ का जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें भी मुझे ठीक मार्क्स मिले।
लगभग 58 मार्क्स मिले थे, जो पीओ के अकॉर्डिंग ठीक थे, लेकिन फाइनल मेरिट के अंदर मैं इसमें भी रह गया, इसमें भी मेरा नहीं हुआ और इसमें भी मेरा नहीं हुआ। 3 रास्ते खुले, लेकिन फिर वो वापस बंद हो गए। समय हाथ से निकलता जा रहा था, परिस्थितियाँ बदलती जा रही थी। ठीक है, मैंने क्या किया, अंत में ये डिसीज़न लिया कि बैंकिंग को शायद बहुत ज़्यादा समय दे दिया मैंने, अब बैंकिंग को मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ में हम ज़्यादा समय दे रहे हैं और ईश्वर आपके सामने आपको एक ऐसी दीवार पर चढ़ा रहा है जिसके दूसरी तरफ सफलता है और इस तरफ तो आप असफल थी, लेकिन आप हर बार वापस पीछे गिर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। मैंने अपनी लाइन चेंज की, मैंने बैंकिंग को छोड़ दिया, मैंने गिव अप नहीं किया कि मैंने जॉब के लिए तैयारी करनी छोड़ दी, मैंने अपनी लाइन चेंज की। उस समय 2017 में मैंने फिर वापस अपने आप को शुरू किया। हाई कोर्ट LDC का एग्ज़ाम आया, उसकी भर्ती आई, मैंने उसको प्रिपेयर करना शुरू किया और उस समय मेरे 177 मार्क्स बने आउट ऑफ 200। और उसके बाद हालांकि कई बार खुद की गलती होती है और टाइपिंग के अंदर मैं अपने आप की जो मेरी थी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं दे पाया और उसके अंदर जो मैं क्या हुआ, टाइपिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे हाथ से फिर निकल गई। उसके बाद 2019 के अंदर, वैसे मैं जैतसर से बिलोंग करता हूँ, 2019 के अंदर NTPC की और ग्रुप डी की वैकेंसी आई और ग्रुप डी 2 वैकेंसी इकट्ठी आई थी और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, इनकी प्रिपरेशन करूँगा और मैं जैसर छोड़कर सूरतगढ़ आ गया। 2019 की वैकेंसी थी, सोर्सेज लिमिटेड थे, टीचिंग लाइन में मैं था, पैसा मैंने इकट्ठा किया पढ़ाने के लिए और मुझे लगा कि हाँ भाई जितने समय में ये एग्ज़ाम होंगे तब तक मैं अपने आप को पूरा संभाल पाऊँगा। लेकिन रेलवे की भर्ती लेट हुई और 2022 के अंदर इन्होंने NTPC का एग्ज़ाम भी करवाया और इसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्या किया 2022 के अंदर लगभग करवाया। पिछले साल ही कंप्लीट हुए इनके एग्ज़ाम, ज्वाइनिंग अभी चल रही है उस चीज़ की। तो इसके अंदर NTPC का जो था मेरा 6 और 5th लेवल पास था। उसके बाद इसका मैंने 6th लेवल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, प्री पास किया। उसके बाद मैंने इसका मेन भी पास किया और इसके बाद इसका तीसरा जो साइको टेस्ट था मैंने वो भी पास किया। और इसके अंदर भी ये हुआ कि जब इसकी फाइनल मेरिट बनी तो मेरा NTPC के अंदर भी नहीं हुआ, इसमें भी मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसके लिए एग्ज़ाम दिया और ईश्वर की दया से एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। उम्मीद लगी कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए। और उसके साथ फिर इसके बाद इसका क्या हुआ, फिज़िकल हुआ। ठीक है, फिज़िकल भी क्लियर हुआ और उसके बाद जो सभी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद क्या हुआ करता है जो मेडिकल वगैरह होता है वो हुआ। और उसके बाद मुझे ग्रुप डी के अंदर एक पोस्ट मिली, ग्रुप डी में एक पोस्ट मिली है, मुझे मिली है पॉइंट्समैन। मुझे इसके अंदर पॉइंट्समैन की एक पोस्ट मिली है। हाँ, ईश्वर का शुक्रगुजार रहूँगा कि उसने संघर्ष जरूर करवाया, लेकिन संघर्ष से लड़ने के लिए मुझे हिम्मत भी दी। समस्याएं बहुत सारी आईं, सब रास्ते बंद होते दिखाई दिए। एक समय ऐसा भी था जब कोरोना का समय चल रहा था, हम नानी जी के पास रहा करते थे। 12 दिन के अंदर अंदर नानी जी भी एक्सपायर हुए और उन्हीं 12 दिन के अंदर मेरे फादर साहब भी एक्सपायर हो गए। सब अपने साथ छोड़ चुके थे। कोरोना का समय था, हर एक व्यक्ति डरा हुआ था कि कहीं कोरोना के अंदर हमें कुछ ना हो जाए। 2 एक मित्र थे जो लगातार साथ रहे, उन्होंने लगातार साथ दिया और चाहे कैसी भी परिस्थिति थी मुझे उससे उभरने में उन्होंने हमेशा सपोर्ट की। मैं आपको भी यही कहूँगा, मित्र ऐसे बनाइए जो एक हो या 2 हो बहुत है, लेकिन आपको वो सफलता की तरफ या आपके बुरे समय में आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको हौसला दें, वो काफ़ी है, ना कि 10 ऐसे मित्र जो आपको अपने उद्देश्य से दूर लेकर जाएं। ईश्वर आपको सफलता ज़रूर देगा। हाँ, मैं देखो ग्रुप डी क्या है, एक बहुत छोटी सी पोस्ट मानी जाती है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये मंच और सर ऐसे हैं जिनके सामने RAS में लगे हुए, IAS लगे हुए बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का ये मंच है और मैं तो सिर्फ क्या हूँ एक ग्रुप डी का एक छोटा सा एम्प्लॉय बनूँगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको कहूँगा कि मुझे समय ज़रूर लगा, 12 साल लगे। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि हाँ भी 12 साल के अंदर मैंने एक जॉब प्राप्त की कौन सी, ग्रुप डी की। ये चीज़ आप मुझे सही नहीं सीख नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे से आप ये सीख सकते हो कि आपको गिव अप नहीं करना है।
चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, परिस्थितियों से आप लड़िए, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप अपनी थोड़ी परिस्थितियाँ बताएं कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब आपने वो काम किया था, आप बताओगे अपनी जुबानी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपने मेरे को तो बताया हुआ है। हाँ देखो, सर के परिवार में भी मैं बता दूं माता श्री हैं, और सर वो सारी बात बताओ सर जो किया था आपने, क्योंकि बच्चों को भी लगेगा कि गुरुजन होकर इतना मेहनत किया तो हम क्यों ना करें। थोड़ा सर इधर आ जाइए। हाँ जी ठीक है। देखो ये तो वैसे तो ज़्यादा पर्सनल जाना ठीक भी नहीं रहा करता है, लेकिन देखो वक्त था, वक्त आपसे सब कुछ करवा सकता है, ठीक है। वक्त जब आता है तो आपको जैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं आपको वैसे चलना पड़ता है। मैंने टीचिंग लाइन में काम करना शुरू किया तो वहाँ पर 10 महीने की सैलरी मिला करती है। प्राइवेट स्कूल के अंदर यही होता है कि आपको सैलरी मिलेगी 10 मंथ की, 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मई और जून की। एक वक्त था जब मैंने एक फैक्ट्री में तेल की बोतलें भरने का भी काम किया था। वहाँ पर दिन में मैं तेल की बोतलें भरा करता था और रात को स्पेलर चला करता था। तो स्पेलर पे सरसों को डालकर उसमें से तेल निकलता सरसों का, वो काम भी किया। उसमें से जो खड़ बोला जाता है जिसको लोकल लैंग्वेज में, तो उसको बोरियों में पैक करने का भी काम किया। दिन में वो काम करते बोतलें भरने का, और रात के समय स्पेलर पे भी काम किया करते थे। परिस्थितियों ने वो समय भी दिखाया, उसको भी देखा। एक समय ये हुआ करता था कि स्कूल मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर हुआ करता था। पैसे नहीं हुआ करते थे, साइकिल पे जाया करते थे। 2 स्कूलों में पढ़ाया करता था, हाफ टाइम से पहले एक स्कूल में और हाफ टाइम बाद दूसरे में। परिस्थितियों ने ये भी दिखाया कि 15 किलोमीटर साइकिल पे भी जाना पड़ा, वहाँ भी गए। हाँ, बात निकल ही गई है तो एक और बात बता देता हूँ। कुछ समय पहले कोरोना के टाइम में मैंने किसी के घर पे रोटियाँ भी बनाई थी। वो भी समय जी है समार है, थोड़ा पहली बार आए हैं कि मतलब ये बात। और वास्तव में देखो एक हौसला देखो गुरुदेव का, एक ऐसी सिचुएशन में देखो, हमें तक कभी भी मेरे को नहीं लगता कि अपना परिवार ऐसा है कि ऐसी स्थिति दिखाए, लेकिन गुरुजी को भगवान ने पता नहीं क्या मतलब संघर्ष करवाया, उसके बाद ये सफलता दी है। अब गुरुजी ये बात बोल रहे हैं कि ये छोटी जॉब है। देखो आप भी बताएं, ग्रुप डी का आपने पेपर भी दिया होगा, कई साथी मेरे ये क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि एक एग्ज़ाम पास करना, फिर उसके बाद फिजिकल भी होता है ना। जी सर, फिजिकल भी हुआ वगैरह सारा, मेडिकल वगैरह बहुत इसके अंदर प्रोसेस होता है, वो पास करना थोड़ा सा अपने कह सकते हैं मुश्किल है ये काम। और गुरुजी ने वास्तव में आपको सारी बात गुरुजी नहीं बता रहे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि गुरुजी ने वास्तव में आप एक ये देखो, आपको गुरुजी ने ये जो बातें बताई है ना, इसको आपको ये लग रहा होगा बस ये इतनी मिनट की बात है। सर ने 12-13 साल का ज्ञान आपको सिर्फ आधी घंटे की क्लास में बता दिया, लेकिन एक सोच के देखो एक एक दिन जब कैसा गुजरा होगा जब यहाँ तक आने में। आज हम कोई 6 महीने एग्जाम देते हैं तो उसे सर गिव अप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी अपने को एक ही बात कहते हैं, गुरुजनों को भी यहाँ कहते हैं, काफ़ी गुरुजन होते हैं कि गुरुदेव मैंने आज तक गिव अप नहीं किया, तो मेरा मानना है कि आपको भी शायद कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। गुरुदेव थोड़ा इन बच्चों के लिए बोलो कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए इनको। अब ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को पढ़ें, वो थोड़ा बताओ टाइम टेबल। देखिए, वैसे तो सबसे उचित समय सुबह का माना जाता है पढ़ने के लिए, कि आप सुबह उठिए। आप 4 बजे 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, आप पढ़ने की एक रूटीन को बनाइए। आप मान लो 7 बजे भी उठें, 7:30 तक आप अपने जो भी है शुरुआत की दिनचर्या उसको ख़त्म करके आप मान लो 7:30 बजे भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप ये टारगेट रखें कि 7:30 से लेके 11 बजे तक या 11:30 बजे तक आप 4 घंटे एक जगह बैठकर उस चीज़ को पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। ये पढ़ना कभी नहीं हुआ करता कि हाँ मैं घंटा पढ़ा और घंटे बाद मुझे चाय पीनी है मैं फिर उठा। आप पहले अपने आप को वैसा प्रिपेयर रखिए, हाँ पानी वगैरह अपने पास रखिए, ठीक है। और कम से कम 4, हाँ सर आइए, हाँ कम से कम 4 घंटे की आपकी सीटिंग हो, शरीर को पूरा रेस्ट दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह 7 बजे लगे और रात को 11 बजे तक पढ़े। 6 घंटे या 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। हाँ एक बात और, जो आपका मोबाइल है जब आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप आगे का अध्ययन कर रहे हैं, आपने उससे नोट्स बना लिए ऑनलाइन पढ़ने के बाद, उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि मोबाइल को बंद कर दिया जाए जितनी देर आप पढ़ रहे हैं। पढ़ते वक्त बीच में किसी की कॉल भी आती है तो भी हम उससे डिस्टर्ब होते हैं, और हमें लगता है कि हम उस समय पढ़ रहे होते हैं, बीच में कॉल आ गई तो उससे भी ये लगता है कि हाँ कॉल कट करके मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिमाग हमारा कहीं ना कहीं उस चीज़ पर चला जाता है और हम हमारे उद्देश्य से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, निरंतरता रखिए। चाहे एग्ज़ाम 6 महीने बाद है तो भी आप अपने आप को 1 घंटा दिन के अंदर, 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, ज़्यादा नहीं कर पाते आप, स्टडी से हटिए मत।
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कम से कम उसकी रेगुलरिटी को आप बना के रखिए। रेगुलर रहिए, आपके दिमाग को हमेशा प्रिपेयर रखिए कि आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। दिमाग का खेल है सारा, छोड़ दोगे तो 2 दिन में हार जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो आप पार हो जाओगे। ये है। अब गुरुदेव अपने वर्तमान में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अपने विजन इंस्टीट्यूट में। अच्छा गुरुजी, एक आज बात पूछूंगा, विक्रम सर भी खड़े हैं, विक्रम सर का प्रेम कैसे लगा आपको? सर देखिए, मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं सूरतगढ़ के अंदर जब आया था मैं किसी को जानता नहीं था। विक्रम सर ने, आप दोनों ने सपोर्ट की, मुझे यहाँ पर आपने एज ए वर्कर रखा, इतना सम्मान दिया, शायद मैं उसके लायक भी नहीं था। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। और आप सभी का ही आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का और आपका सर, जिससे सफलता मिली, आप सभी से हौसला मिलता रहा, नए लोगों के बीच में नई जानकारियाँ मिली, नए लोगों को जानने का मौका मिला। तो इन सभी का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, इस संस्था का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, जिस संस्था ने मुझे अपने पास काम भी दिया और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। तो मैं सभी का आभारी रहूँगा। ठीक है विक्रम सर, आप इनको क्या कहोगे? कुछ पढ़ने के लिए आप भी कह दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसे अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सेंटर पे पहुँचा, देखा कि गोविंद सर आए हुए हैं और कुछ अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने भी बहुत बार सोचा है कि गोविंद सर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रूबरू करवाया जाए, पर यह है कि ड्यूटी के चक्कर में थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो टाइम नहीं मिल पाता। आज मौका था, दस्तूर था, तो फिर मैं भी पहुंच गया। अजय सर ने कॉल की कि गोविंद सर आए हुए हैं, मैंने कहा चलो अपने भी चलते हैं, तो मिलना हुआ। जैसा गोविंद सर ने बताया, उनका संघर्ष लगभग 2011 से और 2022-23 तक रहा है, लगभग ये मान लो कि 11 से 12 साल। तो स्टूडेंट होने के नाते आप ज़रा ये सोचो कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं 2 महीने पढूं, एक बैच ज्वाइन करूं, उसके बाद मैं करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, जैसे सर ने बोला कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े ही हो जाओगे और आप नौकरी भी नहीं लगोगे और फिर भी लगे रहो, इतना भी तो नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो 1 साल 2 साल हो जाता है। और इसी के साथ कहूँगा कि अपने सेंटर पर विजन इंस्टीट्यूट जो चल रहा है वर्तमान में, हम लोगों ने ये पहल की है कि अब अपने सेंटर पर जो भी बैच शुरू हो रहे हैं, जैसे कि अभी RS का चल रहा है, SI चल रहा है और SSC का चल रहा है, इसके अलावा भी जो भी बैच शुरू होंगे, हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया है कि जो भी बैच शुरू होंगे वो बैच अब नॉर्मल बैच नहीं रखे जाएंगे कि जैसे कि 2.5 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने आपको बुलाया, 2000, 2500, 4200, 4500 फीस ली और 2.5-3 महीने बाद आपको छोड़ दिया। नहीं, हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको डेप्थ तक तैयारी करवाई जाए और तैयारी के बाद भी कम से कम 1 या 2 बार तो रिवीजन भी करवाया जाए उन्हीं टीचरों से, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसा आप शुरू से कर रहे हो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे। और देखो, अगर आपको सक्सेस लेनी है तो 1-2 महीने नहीं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो यही उद्देश्य है कि हम बच्चे को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल जोड़ना चाहते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ 1 साल बैठकर तैयारी करते हो तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारी टीम की रहेगी। ये हमारा वादा है और इरादा है। ठीक है, बाकी आपके साथ जुड़े रहे हैं। अजय सर हर समय पर मोटिवेट करते रहते हैं, किसी की ज़रूरत पड़ती है तो अच्छे से अच्छे टीचर को लेके आते हैं आपके पास, मोटिवेट के लिए लेके आते हैं और कुछ ऐसी हस्तियों से मिलाते रहते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है और उसके बाद सफलता ली, ताकि आप हताश ना हो, निराश ना हो और अपने जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए आप कंटिन्यू लगे रहो। तो थैंक यू अजय सर, थैंक यू गोविंद सर, अपना टाइम दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो गुरुदेव कुछ कहना चाहोगे? और बस आप चलो ठीक है, आ जाइए गुरुदेव। तो एक फौज बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो गुरुदेव के साथ मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय से रह रहे हैं गुरुदेव और हम, और काफ़ी प्रेम मिला गुरुजनों का। गुरुजन तो काफ़ी देते ही हैं प्रेम, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज तक मेरी लाइफ में जितने गुरुजी मिले हैं मेरे को, सबसे ज़्यादा सर प्रेम आपका ही मिला है मुझे, है ना। जो भी बात होती है गुरुदेव वो गुरुदेव शेयर करते हैं अपने साथ। अच्छा है नेचर के गुरुदेव, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये बात कहता हूँ गुरुजी अपनी शादी में बुला लेना बस। जी बिल्कुल बुलाओगे। अब ये बात रिकॉर्ड होगी है सर, ऐसे नहीं है कि फिर बुलाना नहीं है।
ठीक है, तो जय हिंद। मिलते हैं अगले भाग में इसी सफलता की कड़ी में।